हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट थर्ड पढ़ रहे थे, अपना सेकंड यूनिट चल रहा था, जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो चल रहा था। अब परम्यूटेशन ग्रुप में दोस्तों कुछ एक दो थ्योरम बची हुई हैं, फिर अपन एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप होता है, सिद्ध करो कि प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो एक बार तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसका, ये जो थ्योरम चल रही है उसका स्टेटमेंट क्या है? सिद्ध करो कि प्रत्येक अपरिमित या असीमित, एक ही बात है, इनफाइनाइट, कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, सिद्ध करो कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ये थ्योरम है। सिद्ध करो कि प्रत्येक इनफाइनाइट, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, चक्रीय ग्रुप मतलब साइक्लिक ग्रुप, वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के क्या होता है? तुल्यकारी होता है। तो दोस्तों पूर्णांकों का योज्य ग्रुप होता है वो क्या होता है? पूर्णांकों का योज्य ग्रुप होता है Z+। तो Z+ के तुल्यकारी बताना है और अपने को एक ग्रुप बनाना है जो अपरिमित और चक्रीय हो। तो देखना इसको, प्रूफ पार्ट पे अपन चलते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि कैपिटल G एक अपरिमित, चक्रीय ग्रुप है। क्या है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। अब बताओ दोस्तों, चक्रीय ग्रुप है तो कोई ना कोई उसका जनक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तथा ए इसका जनक है। मान लो कि कैपिटल G है वो एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है और ए इसका जनक है। अब चक्रीय ग्रुप में क्या होता है? चक्रीय ग्रुप में उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंटों को एक ही पूर्णांक धातु के रूप में लिखा जा सकता है। तब कैपिटल G के प्रत्येक अवयव को a की पावर n और n कोई भी इंटीजर है, a की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये हो गया दोस्तों। माना कि G है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो A उसका जनक है, और जनक है तो बताओ G के प्रत्येक एलिमेंट को A की पूर्णांक धातु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि दो एलिमेंट हैं A की पावर n और A की पावर m, दो एलिमेंट ऐसे हैं। अब बताओ A की पावर n और A की पावर m होगा तो m और n तो इंटीजर है, और साथ के अंदर n है वो m से बड़ा है, तो जैसे n m से बड़ा है तो n का मान मान लो 50 और m का मान लो 40। तो कहने का मतलब a की पावर 50 बराबर a की पावर 40 मान लिया। भाई n का मान 50 मान लो और m का मान 40, m और n इंटीजर है तो ये बता दिया। फिर मैं बताऊंगा कि ये जो मान है वो असत्य है, ये लास्ट में असत्य निकल के आ जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है आधार समान होता है तो घातें समान होती हैं। क्या बताओ, आधार तो समान है, घातें समान है क्या? घातें समान नहीं है। तो मैं ये मान लेता हूँ एक बार विरोधाभास से। अब देखो दोस्तों, ये माना तो दोनों तरफ आप a की पावर -m से ऑपरेशन करवा दो, a की पावर -m से ऑपरेशन करवा दिया, और जो ग्रुप माना है उसमें स्टार संक्रिया माना है तो स्टार लगा दिया। इस चीज को मैं लिख सकता हूं a की पावर n-m बराबर a की पावर m-m a की पावर 0 बना, ये बना
ए की पावर n माइनस एम बराबर आइडेंटिटी। अगर किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो जाता है तो वो आइडेंटिटी होता है। तो बताओ यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए कितना बना, ऑर्डर ऑफ ए बना लेस देन इक्वल टू n माइनस एम। अब देखो दोस्तों n और m तो इंटीजर हैं, तो बताओ n माइनस एम क्या आएगा, n माइनस एम फाइनाइट नंबर आएगा। n माइनस एम है वो क्या है कि फाइनाइट नंबर है। अब ए को क्या माना था, ग्रुप का जनक माना था, ए को ग्रुप का जनक माना था। तो बताओ चक्रीय ग्रुप में तो जो जनक का ऑर्डर होता है वही ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आ गया, तो ऑर्डर ऑफ जी भी बताओ क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी भी क्या आ गया अपना फाइनाइट नंबर। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आया तो ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट आ गया। क्यों? क्योंकि ए का जितना ऑर्डर होता है उतना ही तो ऑर्डर अपना ग्रुप का होता है ना चक्रीय ग्रुप में। और ये तो गलत रिजल्ट निकल के आ गया, क्योंकि अपन ने तो दोस्तों जो जी था उसको क्या माना था, अपन ने तो जी को इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप माना था। तो ये गलत रिजल्ट आ गया। तो मैं बोल दूंगा जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। असत्य है इसका मतलब असत्य क्यों निकल के आया, असत्य दोस्तों तब निकल के आया जब मैंने a की पावर n को किसके बराबर माना था, a की पावर m के बराबर माना था और n ग्रेटर देन m माना था। अर्थात मैं बोल दूंगा कि a की पावर n का मान a की पावर m के तभी बराबर होता है, तभी बराबर होता है वहन n का मान किसके बराबर हो, m के बराबर। तो देखो यहाँ पे तो मैंने माना था कि a की पावर n का मान a की पावर m के बराबर कब है, जब n ग्रेटर देन m है। और ये यहाँ से गलत निकल के आ गया, गलत निकल के आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब n बराबर m होगा तभी a की पावर m बराबर a की पावर n होगा, राइट। अब देखो आगे। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि एक ग्रुप G बनाने की कोशिश करूँगा। तो नाउ अब आप एक ग्रुप G बनाओ। अब ग्रुप G बनाओ और G के एलिमेंट कैसे बनाने हैं आपको, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 ऐसे बढ़ रहे हैं। इधर a की पावर -1, a की पावर -2 और ऐसे डॉट डॉट कर दो। तो आपने ये G ग्रुप बना लिया। देखो a की पावर 0 का मान आइडेंटिटी हो जाएगा, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर -1, a की पावर -2। ये आपने एक ग्रुप G बना लिया, ठीक है। और संक्रिया इसके अंदर स्टार थी। एंड पूर्णांकों का ग्रुप, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप लेना है z प्लस। और बताओ z क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव में चले तो -1, -2। तो ये बन गया, ये बना पूर्णांकों का योज्य ग्रुप। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देन वी हैव टू शो, तब हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों, हमें ये सिद्ध करना है कि ये है जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। देखो आप भाई इसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है, प्रत्येक एलिमेंट एक ही सहायता से बनता है तो चक्रीय ग्रुप है। तो देन वी हैव टू शो, हमें ये सिद्ध करना है कि जो G है, जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप है, Z के क्या होता है, तुल्यकारी होता है। ये सिद्ध करना है अपने को कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। और दोस्तों जब भी अपन तुल्यकारिता सिद्ध करते हैं तो अपने को क्या, कम से कम एक अपने को मैपिंग माननी होती है, एक प्रतिचित्रण मानना होता है G से G' के अंदर। तो मान लेते हैं कि F कोई प्रतिचित्रण है G से Z में F कोई प्रतिचित्रण है और किस प्रकार परिभाषित है, F। अब F है वो G के एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट होगा। और G के एलिमेंट बताओ कहाँ है, तो इनको मैं शॉर्ट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ ना कि G का एलिमेंट है a की पावर x टाइप से है और x बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो आप x को चेंज करते जाओ, यहाँ x को चेंज करते जाओगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। z x है वो इंटीजर है, x की जगह 1 रखा तो ये बन गया, x की जगह 2 रखा तो ये बन गया। तो ये सारे एलिमेंटों को a की पावर x के रूप में लिख दिया। और जहाँ पे x जो एलिमेंट है दोस्तों वो क्या है, अपना इंटीजर है। तो f है वो G के एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और G के एलिमेंट है वो a की पावर x टाइप से है। तो f ऑफ a की पावर x बराबर, बताओ f a की पावर x के ऊपर ऑपरेट होगा तो एलिमेंट देगा वो किसका देगा, z का एलिमेंट देगा। और z के अंदर एलिमेंट ये, तो ये हो गया इंटीजर है। और इंटीजर अपन ने x को इंटीजर माना है तो f a की पावर x बराबर x और फॉर ऑल a की पावर x बिलोंग्स टू G, ठीक है। ये प्रतिचित्रण अपन ने परिभाषित कर दिया।
अब ये प्रतिचित्रण अपन ने परिभाषित कर दिया, तो इस प्रतिचित्रण को एककी भी बताना है, आच्छादक भी बताना है और समाकारी भी बताना है। और जब आप एककी, आच्छादक और समाकारी तीनों बता दोगे तो ये तुल्यकारी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन बताते हैं एककी। सबसे पहले अपन बताते हैं एककी, और एककी क्या होता है 1 1। एककी में दोस्तों क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन बता दिए, अब तो कम से कम आपको आ जाना चाहिए कि एककी में क्या करते हैं, इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट अपने को सेम बताना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि लेट ए की पावर एक्स, लेट ए की पावर एक्स एंड बी की पावर एक्स, लेट ए की पावर एक्स एंड बी की पावर एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट तो इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए की पावर एक्स एंड बी की पावर एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ए की पावर एक्स बराबर लिख दिया एफ बी की पावर एक्स। मतलब ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स की इमेज को सेम ले लिया, इमेज सेम ले लिया तो एलिमेंट सेम बताना है। अब देखो एफ ए की पावर एक्स किस प्रकार से परिभाषित है, एक्स। अरे भाई एफ ए की पावर एक्स पे अप्लाई करोगे तो पूर्णांक देगा, और एक्स, और यहाँ से देख लो एक्स पूर्णांक है, तो एफ ए की पावर एक्स को लिख दिया एक्स, और एफ ए की पावर एक्स बराबर एक्स, और यहां से ए बराबर बी, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर एक्स लाना है। तो बी की पावर एक्स ने मान के बी की पावर वाई टाइप मानते हैं, क्योंकि देखो जी में तो एलिमेंट है वो सारे ए की पावर में है। तो ये दोबारा देखो दोस्तों, आप एक एलिमेंट ए की पावर एक्स मान लो और दूसरा एलिमेंट ए की पावर वाई मान लो। ये दो एलिमेंट किसके माने अपन ने, जी के। देखो जी के अंदर एलिमेंट है, उनमें चेंज तो केवल ऊपर घात ही तो हो रही है, बेस तो सारों में ए है, तो बेस ए मान लिया। ये दोनों एलिमेंट हैं जी के, और ये एलिमेंट कैसे हैं कि एफ ए की पावर एक्स बराबर एफ ए की पावर वाई। ओके, अब देखो एफ ए की पावर एक्स कैसे परिभाषित है, एफ ए की पावर एक्स बराबर एक्स है, तो ये बना एक्स बराबर वाई। अब बताओ x बराबर वाई है, तो इस चीज़ को आप a की पावर x बराबर a की पावर y भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें भी समान होती हैं, तो घात समान है तो आधार समान बना दो। तो आपने एफ ए की पावर एक्स बराबर एफ ए की पावर वाई लिया था और ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई सिद्ध कर दिया। इसका मतलब इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम बता दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ प्रतिचित्रण है वो क्या है, एफ प्रतिचित्रण है वो एक की है, एफ प्रतिचित्रण है वो एक की है। तो ऐसे तो अपन ने एक की बता दिया। अब अपने को बताना है दोस्तों आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, ऑनटू। ऑनटू के लिए क्या करेंगे कि कोडोमेन का एलिमेंट मानेंगे और ऐसे बताएंगे उसकी डोमेन में प्रतिबिंब होना चाहिए। अरे आच्छादक में क्या होता है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की अगर प्री इमेज मिलती है तो हमेशा आच्छादक फंक्शन कहलाता है वो। तो कोडोमेन जेड है और जेड के एलिमेंट इंटीजर्स हैं, तो मैंने लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए, कोडोमेन के एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए ए की पावर एक्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार उपस्थित है कि किस प्रकार उपस्थित है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए ए की पावर एक्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार उपस्थित है कि एफ ए की पावर एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स। तो बताओ कोडोमेन के इस एक्स को चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा या नहीं होगा। यहाँ 1 रखोगे तो ये ए की पावर 1, यहाँ 2 रखोगे तो ए की पावर 2। इसका मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एक्स के लिए आपको एक ए की पावर एक्स मिल रहा है या नहीं, डोमेन में मिल रहा है ना। इसका मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ है वो आच्छादक प्रतिचित्रण है। एफ है वो क्या है दोस्तों, आच्छादक प्रतिचित्रण है। एककी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। अब मेरे को समाकारिता और बताना है, तो एक बार आप इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एककी भी बता दिया अपन ने, आच्छादक भी बता दिया। अब अपन बात करेंगे दोस्तों समाकारिता की। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अपन आगे बढ़ते हैं।
1 1 on 2 हो गया। और जो तीसरी चीज़ अपने को बतानी है वो अपने को बताना है होमोमोर्फिज्म। तीसरा बताना है होमोमोर्फिज्म, जिसको बोला जाता है समाकारिता। समाकारिता के लिए क्या करेंगे, समाकारिता जब भी बताते हैं तब डोमेन के 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो समाकारिता में देखो एक बार, तो मैं लिखता हूं लेट a की पावर x एंड a की पावर y, लेट a की पावर x एंड a की पावर y बिलोंग्स टू G सच दैट f a की पावर x इंटू a की पावर y। ठीक है, आपने क्योंकि इस जो G है ना, इसमें तो डॉट संक्रिया माननी है, इसमें डॉट संक्रिया माननी है, और पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है तो इसमें प्लस संक्रिया माननी है। तो f a की पावर x डॉट a की पावर y। बताओ इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, f a की पावर x प्लस y। आधार समान होता है तो बातें जुड़ जाती हैं। और f a की पावर x बराबर x परिभाषित है, तो f a की पावर x प्लस y बराबर क्या हो गया, x प्लस y। और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ f a की पावर x, और बीच में प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, और y को लिख सकता हूँ f a की पावर y। यहाँ से देखो x को तो f a की पावर x और y को f a की पावर y, ये लिख दिया। तो बताओ यहाँ पे ये तो डोमेन का ऑपरेशन था, और ये कोडोमेन, कोडोमेन अपन ने क्या लिया है, कोडोमेन अपन ने दोस्तों लिया है z। तो बताओ z के अंदर पूर्णांकों का योज्य ग्रुप था, तो ये प्लस संक्रिया आई या नहीं आई, और f है वो a की पावर x और a की पावर y दोनों के साथ अलग अलग भी हो गया, और बीच के अंदर जो ऑपरेशन आ गया वो कोडोमेन का ऑपरेशन भी आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये निकला कि जो f ऑपरेशन है वो क्या हो गया, होमोमोर्फिज्म भी हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि अतः स्पष्ट है कि f एक की आच्छादक व समाकारिता है, स्पष्ट है कि f एक की आच्छादक व समाकारिता है। अर्थात जब भी कोई फंक्शन एक की आच्छादक समाकारिता हो जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, अर्थात f क्या है, f तुल्यकारिता है, f तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता हुआ तो बताओ फिर G है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z के। आपने डोमेन में तो G माना था और कोडोमेन में Z माना था, तो G किसके तुल्यकारी हो गया, Z के। तो बताओ फिर स्टेटमेंट को वापस लिखूं, जो स्टेटमेंट अपना दिया गया था कि प्रत्येक इनफाइनाइट, G को क्या माना था, इनफाइनाइट, प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z प्लस के पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है कि प्रत्येक जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप Z प्लस के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। तो दोस्तों ये अपनी थ्योरम थी और बहुत ही आसान थ्योरम थी जो अपन ने की है। चलो आप इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम नंबर 10 करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो ताकि अपना टाइम खराब ना हो ज़्यादा, और मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस वगैरह करवाता रहूँ। चलो अपन इसको हटा देते हैं। दोस्तों एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10 के नाम से अपने दी हुई है। और इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, और जब अपन इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे ना तो आपको देखने से लगेगा कि अभी पिछले लेक्चर में एक थ्योरम हुई थी वो का वो प्रूफ है इसका। तो देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम लिख रखा है, माना कि स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, माना कि f है वो G से H में तुल्यकारिता है, f है जो G से H में क्या है, तुल्यकारिता है, f G से H में तुल्यकारिता है, तथा जो G है
वो H से K में तुल्यकारिता है, H से K में तुल्यकारिता है कि F तो है वो G से H में तुल्यकारिता है और G है वो H से K में तुल्यकारिता है। तब सिद्ध करो कि इनका संयुक्त प्रतिचित्रण GOF G से K में तुल्यकारिता होगा। ये तो दिया गया है। तब सिद्ध करो कि इनका संयुक्त प्रतिचित्रण है, तब सिद्ध करो कि इनका संयुक्त प्रतिचित्रण, और संयुक्त प्रतिचित्रण बताओ F और G के संयुक्त प्रतिचित्रण को क्या कहा जाता है? GOF। और GOF परिभाषित कहाँ से होगा भाई? ये G से H में, ये H से K में, तो GOF होगा G से K में। तब सिद्ध करो कि इनका संयुक्त प्रतिचित्रण GOF G से K में क्या होगा? K में तुल्यकारिता होगा, तो अभी अपन ने एक थ्योरम की थी ना कि ग्रुपों के समुच्चय के ऊपर कोई भी तुल्यकारिता होता है वो तुल्यता संबंध होता है। उसका जो संक्रामक किया था, समतुल्य सममित के बाद में संक्रामक किया था, उसके अंदर यही था सब कुछ। तो यहाँ पे दोबारा से थ्योरम बन के आ गई, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। अब थ्योरम का स्टेटमेंट दोस्तों क्या है कि 3 अपने पास ग्रुप हैं, एक तो है G, एक है H और एक ग्रुप है वो है K। 3 तो अपने पास ग्रुप है। अपने को बताया गया है कि F जो है वो G से H में एक तुल्यकारिता है और जो G है वो H से K में तुल्यकारिता है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि F और G का जो संयुक्त प्रतिचित्रण होगा GOF, जो संयुक्त प्रतिचित्रण होगा GOF वो G से K में क्या होगा? एक तुल्यकारिता होगा। तो तुल्यकारिता होगा तो इसके प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले तो दोस्तों इसके प्रूफ पार्ट में अपन ये लिख सकते हैं, तो देखना आप एक बार भाई, जो दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि F G से H व G H से K में क्या है? दोनों की दोनों तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है अर्थात F और G दोनों ही तो तुल्यकारी हैं, तो दोनों एक की भी होगी, F और G आच्छादक भी होंगे और F और G समाकारी भी होगी। अर्थात F और G दोनों 1 ऑन टू और होमोमोर्फिज्म है। F और G दोनों 1 भी है, दोनों ऑन टू भी है और दोनों होमोमोर्फिज्म भी है। ये हो गया। अब देखो, अगर F और G है, F और G एक की भी है, आच्छादक भी है, तो F और G का जो संयुक्त प्रतिचित्रण या संयुक्त फलन होता है GOF वो भी एक की आच्छादक होता है हमेशा। याद रखना कि दो 1 ऑन टू फंक्शंस का जो कंपोजिशन होता है वो भी हमेशा 1 ऑन टू होता है। तब F व G का संयुक्त प्रतिचित्रण कंपोजिशन है, तब F व G का संयुक्त प्रतिचित्रण GOF भी क्या होता है? 1 ऑन टू होता है। तब F और G का संयुक्त प्रतिचित्रण भी 1 ऑन टू होता है। ओके। और GOF परिभाषित होगा, अगर अपने को F G से H में और G H से K में दिया है तो GOF जो परिभाषित होगा वो किससे होगा? G से K में परिभाषित होगा। GOF G से K में परिभाषित है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो GOF को बताओ, G को K के तुल्यकारी मेरे को बताना है, तो जो GOF प्रतिचित्रण है 1 ऑन टू तो बता दिया, समाकारी और बता दूं। तो एक बार इसको इतना उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो नाउ GOF, अब GOF जो अप्लाई होगा वो G के एलिमेंटों के ऊपर होगा, और G के अंदर एलिमेंट मान लो A और B हैं और संक्रिया भी मान लो चलो डॉट है। तो G ऑफ AB को अपन A लिख सकते हैं। अब
ऐसे तो लिखना पड़ता है कि जी ओ एफ में पहले एफ अप्लाई होता है एक्स के ऊपर, उसके बाद में जी अप्लाई होता है। ये हो गया ये जी। तीनों में संक्रिया को डॉट मान लो ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें भी डॉट संक्रिया, इसमें भी डॉट संक्रिया, इसमें भी डॉट संक्रिया। अब एफ है वो जी से एच के अंदर बताओ क्या है, समाकारिता है या नहीं है एफ, और एफ समाकारिता है तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूँ, एफ ए और एफ बी, और रीजन लिख दूंगा चूंकि एफ क्या है, एफ इज ए होमोमोर्फिज्म, एफ इज ए होमोमोर्फिज्म। तो बताओ अगर होमोमोर्फिज्म ना होता तो ऐसे अलग अलग कर सकते थे ना, अलग अलग कर सकते थे क्या, तब तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन एफ है वो भी होमोमोर्फिज्म है और जी भी होमोमोर्फिज्म है, तो दोनों अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से देखो एफ होमोमोर्फिज्म अलग अलग कर दिया और जी भी होमोमोर्फिज्म है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ए, ये अलग हो गया। अब जी भी इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एफ ए और एफ बी को, तो जी ऑफ एफ ए और जी ऑफ एफ बी बन गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी ओ एफ ए बी बराबर, और ये कैसे लिख दिया आपने, इनको अलग अलग कैसे लिख दिया, ये इसलिए लिखा क्योंकि जी इज ए होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, अगर होमोमोर्फिज्म है तो जी को भी अलग अलग कर दिया। अब बताओ इसका ये, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये बना जी ऑफ एफ ए और ये बना जी ऑफ एफ बी। अब जी ऑफ एफ ए को क्या लिख सकता हूँ, जी ओ एफ ऑफ ए, जी ओ एफ ऑफ ए, और ये बन गया जी ओ एफ ऑफ ए और जी ओ एफ ऑफ बी। तो तीनों में संक्रिया तो डॉट ले लिया ताकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बताओ जी ओ एफ है वो ए के साथ भी चला गया और जी ओ एफ है वो बी के साथ भी अलग अलग हो गया। और समाकारिता में यही तो सिद्ध करते हैं कि जो फंक्शन है वो एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो उन एलिमेंटों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ स्पष्ट है कि जी ओ एफ इज ए होमोमोर्फिज्म, जी ओ एफ हो गया वो होमोमोर्फिज्म हो गया। और जी ओ एफ को आपने 1 1 1 2 पहले बता दिया था और होमोमोर्फिज्म यहाँ से बता दिया। इसका मतलब जी ओ एफ इज ए आइसोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म। भाई समाकारिता हो गया, और समाकारिता में जब एककी और आच्छादक और जुड़ जाता है तो तुल्यकारिता हो गया, और जी ओ एफ तुल्यकारिता हो गया। बस यही तो बताना था। तब इनका संयुक्त प्रतिचित्रण जी ओ एफ है वो जी से के अंदर, परिभाषित देख लो, जी से के अंदर तुल्यकारिता है, तो तुल्यकारिता हो गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान थ्योरम थी, और एक पिछले जो संक्रामक रिलेशन की थ्योरम की थी ना, उसमें भी ये सारा का सारा था। तो एक बार आप इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दोस्तों इनको या तो वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। चीजें बहुत आसान है ये। ठीक है, थ्योरम नंबर 11 है वो काम का नहीं है, स्वाकारिता वाला है। अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। एक थ्योरम 11 बची हुई और सारे करवा दिया है, ये भी ठीक नहीं, मुझे ठीक लग नहीं रहा। इसमें क्या है कि ऑटोमोर्फिज्म का, बहुत सारे ऑटोमोर्फिज्म का एक ग्रुप है जी। अच्छा, ऑटोमोर्फिज्म का एक सेट है, उस सेट को ग्रुप बताना है, और ग्रुप बताने के लिए 4 चीज़ें आपको बतानी है। आपको क्लोजर बताना पड़ेगा, आपको एसोसिएटिव बताना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, आपको इन्वर्स बताना पड़ेगा। तो आप कर सकते हो, इससे बुक से देख लेना आप, बहुत आसान है। 11वीं करो तो कर लेना, छोड़ो तो छोड़ देना, कोई खास बात नहीं है। या फिर करवा दूं, क्या पता यही आ जाए, क्योंकि इतनी सारी कर ली हैं तो एक को क्यों छोड़े। चलो इसको भी कर लेते हैं दोस्तों, फिर अपनी थ्योरम तो कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ से 18 हूँ मैं इसको, फिर एक बार आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ताकि फिर अपन आगे चलें। एक ऑटोमोर्फिज्म का सेट लेना है और उसको ग्रुप सिद्ध करना है।
तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं अपन। थ्योरम नंबर 11, थ्योरम नंबर 11 है, उसमें क्या लिख रखा है कि किसी ग्रुप जी में सभी स्वाकारी फंक्शन का समुच्चय ए जी, किसी ग्रुप जी में, यहां से 11th थ्योरम है, किसी ग्रुप जी में, किसी ग्रुप जी में सभी स्वाकारी, किसी ग्रुप जी में सभी स्वाकारी फलनों का समुच्चय, स्वाकारी फलनों का समुच्चय, समुच्चय ए जी, सभी स्वाकारी फलनों का समुच्चय ए जी फलन गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। फलन गुणन संक्रिया, फलन गुणन संक्रिया के लिए, फलन गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। फलन गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है। तो क्या कहना चाहता है दोस्तों कि अपने को दिया गया है कि ग्रुप जी है, ग्रुप जी में सभी स्वाकारी फलनों का समुच्चय ले लिया, कि ग्रुप जी के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म परिभाषित है ना, उनका एक सेट बना लिया और उस सेट को ग्रुप सिद्ध करना है। तो प्रूफ पार्ट पे चलिए अपन। तो ये मान लेते हैं अपन कि लेट ऑटोमॉर्फिज्म का सेट, भाई ग्रुप जी के ऊपर देखो, जैसे ग्रुप जी है, ग्रुप जी के ऊपर तत्समक परिभाषित करते हैं तो आई जी लिख देते हैं, और ग्रुप जी के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म परिभाषित कर रहे हैं तो उसको ए जी लिख दो। तो ए जी के अंदर कुछ फंक्शंस हैं एफ, ए जी के अंदर कुछ फंक्शंस हैं एफ, और ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो क्या है, स्वाकारी फंक्शन है। वेयर जहाँ एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म, एफ है वो स्वाकारिता है। सारे के सारे किसी ग्रुप जी के ऊपर परिभाषित होने वाली सारी की सारी स्वाकारिताओं का एक समुच्चय बना लिया और उस समुच्चय को ए जी नाम दे दिया। और हमें ए जी को बताओ क्या सिद्ध करना है, हमें ए जी को ग्रुप सिद्ध करना है। तो लिख देता हूं, वी हैव टू शो दैट ए जी इज ए ग्रुप। हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए जी है वो एक ग्रुप है। अब दोस्तों आप ग्रुप के अंदर संक्रिया मान लो कि स्टार संक्रिया है, तो ए जी के अंदर तो आपको पता है संयुक्त फलन संक्रिया होगी, ओ संक्रिया होगी। संवर्तता नियम लगाएंगे अपन, संवर्तता नियम में दो ए जी के एलिमेंट मानेंगे, उनको संयुक्त करके वापस ए जी का ही एलिमेंट आना चाहिए। तो ये लिख लेता हूं मैं यहां से कि ए जी हो गया, ए जी के अंदर एफ आ रहा है तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगी। हमें सिद्ध करना है कि ए जी क्या है, एक ग्रुप है। अब माना ग्रुप जी में संक्रिया, माना ग्रुप जी में जो संक्रिया है वो संक्रिया क्या है, स्टार है। और यहां लिख रखा है ए जी में संक्रिया लेंगे वो फलन गुणन संक्रिया लेंगे, तथा ए जी में संक्रिया, ए जी में जो संक्रिया है वो क्या है, ओ है। जैसे एफ ओ जी और जी ओ एच में जो बीच में ओ आता है ना, वो ओ है। उस बीच वाले ओ को बोला जाता है संयुक्त फलन संक्रिया। क्या बोला जाता है, संयुक्त फलन संक्रिया। अब ए जी को ग्रुप सिद्ध करना है। बताओ किसी भी सेट को ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, चार प्रॉपर्टी सिद्ध करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोले तो संवर्तता नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सिद्ध करते हैं कि जिस भी सेट के अंदर ऑपरेशन को क्लोजर सिद्ध करना है, उस सेट के दो एलिमेंट उठाओ और उनको एलिमेंटों को आपस में ऑपरेट करो, और आपस में ऑपरेट करने के बाद में भी जो एलिमेंट बने वो वापस उसी सेट का बने। अगर वापस उसी सेट का एलिमेंट बन जाता है तब क्लोजर हो जाता है, वरना फिर क्लोजर नहीं होगा। तो देखो दोस्तों,
अब एजी को अपने को एजी सेट है, उसमें ये ओ ऑपरेशन है, संयुक्त फलन ऑपरेशन है, उसको क्लोजर बताना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट एफ और जी ये दो एलिमेंट है एजी के, एफ और जी दो एलिमेंट हैं एजी के। अब बताओ एजी का तो जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो एफ और जी दो एलिमेंट है एजी के, तब एफ व जी क्या हो गई, एफ व जी स्वाकारिता हो गई, एफ व जी स्वाकारिता है। स्वाकारिता है इसका मतलब क्या है, अब ये लिखने की जरूरत है नहीं कि एक की आच्छादक और, चलो लिख देते हैं एफ और जी स्वाकारिता है, अर्थात अरे भाई एजी के तो प्रत्येक एलिमेंट स्वाकारिता है। अब आपने एजी के दो एलिमेंट एफ और जी उठा लिया तो एफ और जी स्वाकारिता है, अर्थात एफ व जी, अर्थात एफ व जी एककी भी है, आच्छादक भी है, वह समाकारिता भी है। तो एफ और जी आपने दो स्वाकारिता ली थी, तो एफ और जी एककी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया और समाकारिता भी हो गया। एफ व जी का संयुक्त फलन है, एफ व जी का संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्या, जीओएफ, जीओएफ। याद रखना दोस्तों, जब ये बहुत बार अपन ने कर लिया है कि एफ और जी जब एककी आच्छादक होते हैं तो बताओ इनका संयुक्त फलन भी क्या होता है, वो भी एककी आच्छादक होता है। तब एफ व जी का संयुक्त फलन जीओएफ भी क्या होगा, जीओएफ भी एककी आच्छादक होगा, एककी आच्छादक होगा, जीओएफ भी एककी आच्छादक होगा। चलो आप एफ को स्वाकार, एफ और जी दो एजी के एलिमेंट लिए। अब एजी के एलिमेंट स्वाकारिता है सारी की सारी एजी में, ऑटोमॉर्फिज्म में, ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है 1 1 1 2 और होमोमॉर्फिज्म होता है। अब एफ और जी दोनों 1 1 1 2 हैं तो इनका कंपोजिशन जो होगा जीओएफ होगा वो भी 1 1 1 2 होगा, जीओएफ 1 1 1 2 हो गया। अब जीओएफ को आप और बता दो क्या, समाकारिता और बता दो। समाकारिता बताने के लिए फॉर ऑल दो एलिमेंट ले लिए ए एंड बी, दो एलिमेंट किसके ले लिए, ग्रुप के लिए, देन जीओएफ, जीओएफ है वो ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा, क्योंकि एफ है वो भी ग्रुप जी की समाकारिता है, जी भी ग्रुप जी की समाकारिता है, तो जीओएफ है वो ग्रुप जी के ऊपर ऑपरेट होगा। अब ग्रुप जी के एलिमेंट ए और बी हैं और ग्रुप जी में ऑपरेशन है वो स्टार है, इसका मतलब जीओएफ ए स्टार बी के ऊपर ऑपरेट होगा। तो बताओ इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं कि जी एफ ए स्टार बी, ठीक है। अब देखो एफ है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है मतलब समाकारिता है, समाकारिता है तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, समाकारिता है तो एफ ए एफ बी अलग अलग हो गया और सामने रीजन लिख दूंगा क्योंकि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ होमोमॉर्फिज्म अलग अलग हो गया। अब जी भी होमोमॉर्फिज्म है, आपको पता है आपने एफ और जी दो स्वाकारिता मानी है, स्वाकारिता मानी है मतलब समाकारिता है, समाकारिता है तो ये इसको भी अलग अलग कर दो, जी ऑफ एफ ए और जी ऑफ एफ बी, सामने सेम रीजन कि जी इज ए होमोमॉर्फिज्म, जी भी होमोमॉर्फिज्म है। आगे देखो एफ और जी होमोमॉर्फिज्म हो गए। अब यहां से बताओ इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना जी ओ एफ ऑफ ए और ये बन गया जी ओ एफ ऑफ बी। तो देखो जी ओ एफ ए और बी दोनों के ऊपर अलग अलग आ गया, स्पष्ट है कि इसका मतलब ये हुआ कि जी ओ एफ क्या है, जी ओ एफ समाकारिता है, जी ओ एफ समाकारिता है। जी ओ एफ एक की आच्छादक यहाँ से हो गया, समाकारी यहाँ से हो गया, इसका मतलब क्या है जी ओ एफ तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है। और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर भाई एफ है वो भी जी से जी है, जी है वो भी जी से जी के ऊपर परिभाषित है, तो जी ओ एफ होगा वो भी जी से जी के ऊपर परिभाषित होगा, तो जी ओ एफ तुल्यकारिता है। वह ऐसे लिख सकता हूँ, इसको और अच्छा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दो जी ओ एफ है वो जी से जी में तुल्यकारिता है,
जी से जी में क्या है, तुल्यकारिता है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर तुल्यकारिता होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको स्वाकारिता बोला जाता है। इसका मतलब GOF इज एन ऑटोमोर्फिज्म है, ऑटोमोर्फिज्म स्वाकारिता है, ऑटोमोर्फिज्म आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोल सकते हो कि F अब ऑटोमोर्फिज्म बनते ही, बताओ GOF ऑटोमोर्फिज्म बनते ही GOF किसके अंदर आ गया, GOF आ गया वो AG में आ गया। क्यों, क्योंकि AG में तो सारी की सारी ऑटोमोर्फिज्म लिए थे ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपने F एलिमेंट AG का माना, F एलिमेंट AG का माना, आपने G एलिमेंट भी AG का माना, और आपने GOF इनका जो संयुक्त फलन है उसको किस में सिद्ध कर दिया, GOF को आपने AG में सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, यही तो सिद्ध करते हैं ना समवर्ता में, दो एलिमेंट ले लो और उनका कंपोजिशन वापस उसी सेट के अंदर आ गया, तो ये क्या हो गया, समवर्ता नियम लागू हो गया। तो ये तो समवर्ता हो गया। अब समवर्ता के आगे अपन पढ़ेंगे साहचर्यता, जिसको बोला जाता है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये थ्योरम्स थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है अपने को, तो मैं थोड़ा हटा देता हूं इसको। इसको भी हटा देता हूं। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गया। दूसरा अपन बताते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बोला जाता है साहचर्यता। क्या बोला जाता है, साहचर्यता। बताओ जब भी साहचर्य बताएंगे तो तीन एलिमेंटों की जरूरत होगी, और अपन तो एजी सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके तीन एलिमेंट उठाओ, लेट F G और H, तीन एलिमेंट उठाए AG के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F G और H वो तीनों की तीनों क्या है, अर्थात तीनों की तीनों स्वाकारिता हो गई ना, अर्थात F G व H समस्त तीनों की तीनों क्या है, स्वाकारिता है। अब दोस्तों स्वाकारिता तो बहुत ऊपर की बात हो गई, स्वाकारिता है तो इसका मतलब कि F है एककी आच्छादक समाकारिता हो गया, G है वो भी एककी आच्छादक समाकारिता हो गया, और H है वो भी एककी आच्छादक समाकारिता हो गया, और फलन तो बना ही बना, क्योंकि तीनों फलन तो है ही है। तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब ये है कि F G H तीनों क्या है, 1 1 ऑन टू और होमोमोर्फिक एककी आच्छादक और समाकारिक फलन है। तीनों है वो एककी आच्छादक और समाकारिक फलन है। स्वाकारिता हो गया, एककी आच्छादक समाकारिता हो गया। अब फलन है, तो फलन है तो मैं ये लिख सकता हूं फलन सदैव, फलन सदैव, फलन हो गए ना तीनों, और फलन सदैव साहचर्यता नियम की पालना करते हैं। फलन सदैव साहचर्यता नियम की पालना करते हैं, फलन सदैव साहचर्यता नियम की पालना करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि FOG और OH कर रहे हो, FOG OH अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर इस चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ FOG OH कर रहे हो तो FOGOH साहचर्यता हो गया ना। FOG बीच में, FOG के बीच में संयुक्त फलन संक्रिया होती है जिसको O से दर्शाते हैं, FOGOH बराबर FOGOH। फॉर ऑल FGH आपने किसके एलिमेंट माने, आपने माने AG के, क्योंकि AG में सारी की सारी ऑटोमोर्फिज्म है। तो ये मैंने बता दिया। पहले तो मैंने बताया दोस्तों संवर्ता, उसके बाद में बताया साहचर्यता। अब बताना है तत्समक अवयव, तो इसको राइट डाउन करो। अब तत्समक अवयव में क्या है कि जो IG होता है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो तत्समक प्रतिचित्रण होता है वो एक स्वाकारिता होता है। अब स्वाकारिता है तो फिर अपन उसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां से क्या बोला मैंने, अच्छा एककी हो गया, समाकारिता हो गया, सॉरी एककी हो गया, क्या यार, समवर्ता हो गया, साहचर्यता हो गया, और तीसरा समवर्ता साहचर्यता, तीसरा है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव का
अस्तित्व है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव के अस्तित्व में दोस्तों अपन क्या लिखेंगे कि तत्समक अवयव के अस्तित्व में मैं लिखूंगा ग्रुप जी के ऊपर परिभाषित प्रतिचित्रण, ग्रुप जी के ऊपर परिभाषित प्रतिचित्रण, ऊपर परिभाषित तत्समक प्रतिचित्रण। कौन सा? तत्समक प्रतिचित्रण। और तत्समक प्रतिचित्रण क्या होता है? आई जी। जी के ऊपर परिभाषित प्रतिचित्रण तत्समक प्रतिचित्रण आई जी। और आई जी से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जी के ऊपर परिभाषित है, जी से जी क्या होता है? एककी आच्छादक होता है, एककी आच्छादक होता है। जो तत्समक प्रतिचित्रण होता है वो हमेशा आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है वो 1-1 भी होती है और ऑन-टू भी होती है, एककी आच्छादक होता है। एंड दोस्तों आप जी के 2 एलिमेंट लो, फॉर ऑल ए एंड बी आप 2 एलिमेंट जी के दे रहे हो, देन आप आई जी को ऑपरेट करवा रहे हो ए स्टार बी के ऊपर, तो बताओ ये क्या देगा? आई जी आइडेंटिटी होता है, ये जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है वापस वही एलिमेंट देता है। तो ए स्टार बी के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो ए स्टार बी आ जाएगा। अब ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई जी ऑफ ए, और बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई जी ऑफ बी, और बी बीच में ऑपरेशन ले लिया तो ऑपरेशन अपन ने लिख दिया आई ऑफ ए और आई ऑफ बी। या फिर स्टार संक्रिया चल रही है तो स्टार लगा दिया, ठीक है। क्योंकि जो आई जी है वो भी सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर है, तो अगर इसमें स्टार संक्रिया है तो इधर भी स्टार संक्रिया, तो यहाँ स्टार है तो यहाँ भी स्टार हो गया। तो बताओ आई जी है वो ए और बी दोनों के साथ अलग अलग गया नहीं, या नहीं गया? बिल्कुल अलग अलग गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई जी है वह क्या है? एक आई जी इज ए होमोमोर्फिज्म। आई जी है वो क्या है? होमोमोर्फिज्म। और दोस्तों आई जी को एककी आच्छादक मैंने पहले बता दिया, आई जी को पहले एककी आच्छादक यहाँ बता दिया और होमोमोर्फिज्म यहाँ बता दिया। 1 मिनट दोस्तों रुकना। तो ये अव्यवस्था हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम। हाँ ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये हुआ कि आई जी है वो एककी आच्छादक तो पहले से था और आई जी को समाकारी बता दिया। तो बताओ एककी आच्छादक और समाकारिता मिलके क्या हो गया? तुल्यकारिता हो गया। और तुल्यकारिता हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ आई जी इज एन आइसोमोर्फिज्म है। तुल्यकारिता हो गया तो आइसोमोर्फिज्म हो गया। और बताओ आइसोमोर्फिज्म आई जी हुआ तो फिर ये आई जी किस में बिलोंग करेगा? आई जी किस में बिलोंग करेगा? आई जी बिलोंग करेगा, अच्छा एक चीज़ और देखो, आइसोमोर्फिज्म हो गया। अब आइसोमोर्फिज्म ए जी है वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर आइसोमोर्फिज्म है। यहाँ से तो होमोमोर्फिज्म, इस होमोमोर्फिज्म में ये जो जुड़ा तो आइसोमोर्फिज्म, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर आइसोमोर्फिज्म है, तो आई जी इज एन ऑटोमोर्फिज्म। ऑटोमोर्फिज्म आई जी हो गया वो ऑटोमोर्फिज्म भी हो गया, स्वाकारिता भी हो गया। और आपने स्वाकारिता का ग्रुप ए जी माना था तो आई जी किस में बिलोंग कर गया? आई जी बिलोंग कर गया ए जी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बोल सकते हो इसलिए फॉर ऑल, जैसे एफ बिलोंग्स टू ए जी के लिए, इसलिए फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए जी के लिए आई जी बिलोंग्स टू ए जी इस प्रकार है कि कैसे है कि f को ig के साथ में ऑपरेट किया, f को ig के साथ में ऑपरेट किया तो बीच में ओ संक्रिया ले लिया, क्योंकि ig है वो भी अपना क्या है? ऑटोमोर्फिज्म, ये भी ऑटोमोर्फिज्म है। तो f को ig के साथ में ऑपरेट किया तो f आएगा, और इसको IG OF लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया।
तो बताओ फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व हुआ या नहीं हुआ? और तत्समक अवयव जो बना वो बन गया IG। तत्समक अवयव जो बना वो बन गया IG। और IG को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो IG होता है उसको ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, और आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाता है IG को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से तत्समक प्रतिचित्रण IG लिया था और उस प्रतिचित्रण को मैंने ऑटोमॉर्फिज्म मैंने सिद्ध कर दिया। तो F, तो प्रत्येक AG के एलिमेंट के लिए अब बताओ तत्समक कैसे परिभाषित करते हैं? जब भी तत्समक परिभाषित करते हैं A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A तो परिभाषित करते हैं। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए IG बिलोंग्स टू AG इस प्रकार है कि FO IG बराबर F बराबर IG OF, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना ऑटोमॉर्फिज्म का जो अपने सेट लिया था, ऑटोमॉर्फिज्म का जो अपने सेट लिया था उस सेट को AG नाम दिया था, उस AG के अंदर तत्समक अवयव उपस्थित है, और वो तत्समक अवयव उपस्थित है वो कौन सा उपस्थित है? IG उपस्थित है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब प्रत्येक अवयव का भाई ग्रुप के लिए अपन ने समवर्तक बता दिया, साश्चर्य बता दिया, तत्समक बता दिया, और अपन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी बताएंगे। और प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व के लिए दोस्तों ऐसे बताएंगे कि प्रत्येक अवयव का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है AG के अंदर। तो देखो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखना। तो तीसरा तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो थ्योरम्स जो है वो बड़ी बड़ी हैं ध्यान से, लेकिन बहुत आसान है। अगर एक बार समझ गए इनको ध्यान से तो फिर दोबारा अपने को कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ने की, एग्जाम में पढ़ेंगे तब भी अपना हो जाएगा। और ग्रुप सिद्ध करने के लिए 4 प्रॉपर्टी थी, 3 प्रॉपर्टी सिद्ध कर ली। चौथा है प्रतिलोम अवयव का, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या है? देखो इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि माना F कोई एलिमेंट है AG का, F AG का एलिमेंट ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है? F इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। भाई AG के तो जो भी जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। तो F एलिमेंट AG का ले लिया तो F क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब क्या है? F एक की आच्छादक है। F है ऑटोमॉर्फिज्म है। भाई AG के अंदर तो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, तो F ऑटोमॉर्फिज्म लिया तो F एक की आच्छादक व समाकारिता है। एककी भी है, आच्छादक भी और समाकारिता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इस एककी आच्छादक को काम में लेते हैं। F एककी आच्छादक है, एककी आच्छादक है, F एककी आच्छादक है, अतः F का जो इन्वर्स होगा, अतः F इन्वर्स का अस्तित्व होगा। याद रखना दोस्तों, इन्वर्स का किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है, मैंने 1-2 लेक्चर पहले ही बताया था ये चीज़ आपको, कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1, 1 और 2 हो। तो F एककी आच्छादक है, अतः F इन्वर्स का अस्तित्व होगा, F इन्वर्स का अस्तित्व होगा, तथा F इन्वर्स भी एककी आच्छादक होगा। F इन्वर्स का अस्तित्व होगा तथा F इन्वर्स भी एककी आच्छादक होगा। 1, 1 और 2 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो जो इन्वर्स बन के आता है वो भी 1, 1 और 2 बन के आता है। नाउ अब F AG में बिलोंग कर रहा है। अब AG के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप, G ग्रुप से G ग्रुप के ऊपर, तो F इन्वर्स है वो भी किससे परिभाषित होगा? G से G पर परिभाषित होगा। अरे F है वो G से G पर परिभाषित है, और F ऑटोमॉर्फिज्म है तो F इन्वर्स भी G से G पर परिभाषित होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट A और B 2 एलिमेंट G के मान लेते हैं, A और B 2 एलिमेंट G के मान लेते हैं। तो बताओ फिर FA बनेगा, जिसको A' बोलेंगे, वो भी किसका बनेगा? G का। देखो दोस्तों F है वो G से G में परिभाषित है। अब F ऑफ A, अब
एफ है इस जी के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है एफ ए, और एफ ए का मान लो ए डैश है, तो ये ए डैश किसका बन के आया, ये भी वापस जी का ही तो बन के आया ना, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है। तो एफ ए बराबर ए डैश वो भी जी में, और एफ बी बराबर बी डैश वो भी किस में आ गया, जी में, राइट। अच्छा नाउ अपन ने एफ इनवर्स को एककी आच्छादक तो बता दिया, अब एफ इनवर्स को समाकारी बताना है। तो एफ इनवर्स, अब देखो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स के ऊपर ये वाले एलिमेंट वो ऑपरेट होंगे भाई, अगर एफ है वो ए के ऊपर ऑपरेट होता है तो एफ इनवर्स है वो किस, ऐसे मान लो ना ये ए है ये बी है, ये ए डैश है ये बी डैश है, ये जी है ये जी है, एफ ऑपरेट हो रहा है, एफ ऑफ ए बराबर ए डैश है, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो एफ इनवर्स ऐसे परिभाषित होगा। अगर एफ यहाँ से यहाँ परिभाषित है तो एफ इनवर्स इधर से इधर परिभाषित होगा, तो एफ इनवर्स किसके एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट होगा, ए डैश के एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट होगा। तो बताओ फिर इस चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ इनवर्स ए डैश बी डैश बराबर एफ इनवर्स, और ए डैश को यहाँ से क्या लिख दिया एफ ए, और बी डैश की जगह लिख दिया मैंने एफ बी, ठीक है, एफ इनवर्स। अब एफ क्या है, एफ एक की आच्छादक समाकारिता है, एफ समाकारिता है तो इसको एफ ए बी लिख दिया, और बताओ एफ इनवर्स एफ को काट देगा तो ये बना ए बी, ठीक है। और ए को मैं ये लिख सकता हूँ, यानी आप एफ को इधर लेके आओ तो ए की जगह लिख दिया एफ इनवर्स ए डैश, और बी की जगह लिख दिया एफ इनवर्स बी डैश। यहाँ देखो आप इस एफ को इधर ला के ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा ए बराबर एफ इनवर्स ए डैश और बी बराबर एफ इनवर्स बी डैश, ये लिख दिया। तो बताओ एफ इनवर्स ए डैश बी डैश के ऊपर ऑपरेट कर रहा था और एफ इनवर्स ने दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया दोस्तों। तो यहाँ से ये हुआ कि स्पष्ट है कि ए जी में, या फिर स्पष्ट है कि एफ इनवर्स भी क्या है, स्वाकारिता है। भाई एक की आच्छादक हो गया था और समाकारिता हो गया, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एक की, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एक की आच्छादक और समाकारिता, ये तीनों मिलकर क्या बन गई, स्वाकारिता। एफ इनवर्स भी स्वाकारिता है, स्वाकारिता है। एफ इनवर्स भी स्वाकारिता है, तो बताओ फिर एफ इनवर्स भी किस में एग्जिस्ट कर गया, ए जी में, क्योंकि जो ए जी लिया था, ए जी मैंने लिया था वो तो क्या लिया था, सारी स्वाकारिताओं का सेट लिया था ए जी, इसलिए मैंने दोस्तों फॉर ऑल एफ एलिमेंट ए जी का लिया था। एफ एलिमेंट आपने ए जी का माना, यहाँ से एफ एलिमेंट ए जी माना, और आपने ये बता दिया कि एफ इनवर्स है वो भी किस में है, ए जी में है, एफ इनवर्स भी ए जी में। इसका मतलब ए जी के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी ए जी में है। अतः ए जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या बन गया, एक ग्रुप है। संयुक्त फलन संक्रिया के लिए अतः ए जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। ए जी है वो संयुक्त फलन संक्रिया के लिए दोस्तों क्या है, एक ग्रुप है। और अपने को ये सिद्ध करना था, ए जी को संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप सिद्ध करना था। ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या बताया, अपन ने एक की बताया, ग्रुप सिद्ध करने के लिए सॉरी अपन ने संवर्ता बताया, साचर्य बताया, तत्समक अवयव का अस्तित्व बताया, उसके बाद में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व बताया। तो ये तो अपनी थ्योरम कंप्लीट हो गई है ग्रुप समाकारिता, और ये चैप्टर भी कंप्लीट ही मानो, बस इसमें 3-4 एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो और करने हैं मेरे को। तो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पॉज वगैरह करके देख लिया करो। अब अपन आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण, एक प्रतिचित्रण दिया है सी से सी में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से कॉम्प्लेक्स सेट के ऊपर, और उसको अंतरकारिता बताना है। तो मैं लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन को, सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण, सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण, अपने को प्रतिचित्रण जो दिया है एफ सी से सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के ऊपर सच दैट, कैसे परिभाषित करके दिया है एफ। अब सी में बताओ क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई को इसने परिभाषित करके दे दिया आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या बता दिया, आयोटा वाई, ठीक है। सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण
सम्मिश्र संख्याओं के योज्य ग्रुप पर, भाई सी है वो सम्मिश्र संख्या का ग्रुप है, सम्मिश्र संख्याओं के योज्य ग्रुप पर सम्मिश्र संख्याओं के योज्य ग्रुप पर अंतरकारिता है। क्या है? अंतरकारिता है, अंतरकारिता है। तथा ऐप की अष्टी भी याद करो, तथा ऐप की अष्टी भी याद करो। अच्छा, योज्य ग्रुप दे रखा है सम्मिश्र संख्याओं का, इसका मतलब इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो C प्लस है। अपना ऑपरेशन जो दे रखा है वो प्लस है और जो ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है। फंक्शन को परिभाषित करके दिया है कि अगर फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होगा तो केवल इमेजिनरी पार्ट देगा। अंतरकारिता बताना है। अब अंतरकारिता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो समाकारिता होता है वो अंतरकारिता कहलाता है, और ग्रुप तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप है। तो बताओ अंतरकारिता बताने के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा? अपने को समाकारिता सिद्ध करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले, या फिर सॉल्यूशन पार्ट पे चले, तो सबसे पहले तो अपने को क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। तो दिया गया है कि f है वो C प्लस के ऊपर परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है? सच दैट f x प्लस आयोटा y बराबर आयोटा y, ऐसे परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, अब अंतरकारिता बताना है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो समाकारिता होता है उसी को अंतरकारिता बोलते हैं। तो बताओ आपको अंतरकारिता बताने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा? अंतरकारिता बताने के लिए अपने को समाकारिता सिद्ध करना पड़ेगा, और समाकारिता सिद्ध करना है तो आपको C के 2 एलिमेंट मानने पड़ेंगे, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मानने पड़ेंगे। तो मान लेता हूँ लेट Z1 तो बन गया x1 प्लस आयोटा y1, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा Z2 बन गया x2 प्लस आयोटा y2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। नाउ Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, तो f Z1 प्लस Z2, भाई डोमेन में प्लस संक्रिया है तो Z1 प्लस Z2 बराबर, अब देखो f Z1 की जगह मैं क्या लिख दूं? x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 की जगह x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से मान उठा के यहाँ रख दिया। ये f ऐसे कैसे? इनके रियल पार्ट्स को तो एक जगह कर लिया, तो x1 और x2 को तो एक जगह कर लिया, x1 प्लस x2 को एक जगह कर लिया, प्लस आयोटा y1 और y2 को एक जगह कर लिया। अब इसका यूज करो कि जब f रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट पे अप्लाई होता है तो इसका रियल पार्ट गायब हो जाता है, ये आ जाता है। तो इसके हिसाब से भी अप्लाई करेंगे तो ये वाला रियल पार्ट तो गायब हो जाएगा, और ये बना आयोटा y1 प्लस y2। बताओ इस चीज़ को मैं आयोटा y1 प्लस आयोटा y2 लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आयोटा y1 को क्या लिख दूँ? आयोटा y1 को f x1 प्लस आयोटा y1 लिख दिया, आयोटा y1 को, और आयोटा y2 को इसके अनुसार लिख रहा हूँ, और आयोटा y2 को f x2 प्लस आयोटा y2 लिख दिया। और ये क्या बन गया? ये बन गया fz1 प्लस fz2। तो देखो ये जो ऑपरेशन है वो कोडोमेन का ऑपरेशन आना चाहिए, और कोडोमेन में प्लस ऑपरेशन है तो प्लस ऑपरेशन आ गया। इसका मतलब जो f फंक्शन है वो z1 और z2 दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया, और दोनों के ऊपर अप्लाई होने के बाद में अलग अलग भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात मैं बोल सकता हूं कि f C से C पर क्या है? समाकारिता है। C से C पर समाकारिता है, और इम्प्लाई लगा के f क्या है? f अंतरकारिता है, f अंतरकारिता है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो समाकारिता होता है उसको क्या कहा जाता है? अंतरकारिता। तो दोस्तों ये थ्योरम थी कि यहाँ तक तो मैंने बता दिया, और कर्नेल और निकालना है, अष्टी और निकाल लिए, अंतरकारिता सिद्ध कर दिया, कर्नेल और निकालना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज वगैरह करके देख लो, फिर अपन अष्टी की बात करते हैं। ओके, तो अष्टी की बात करें तो इसको हटा दूं मैं?
वरना हो नहीं पाएगा। चलो अष्टी की बात यहाँ कर्नेल। अष्टी की बात, अब दोस्तों अष्टी में क्या लिखेंगे कि अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा होती है कर्नेल। कर्नेल में वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। अब बताओ अष्टी की परिभाषा में डोमेन के एलिमेंट आएंगे और डोमेन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अष्टी में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, मतलब वो x प्लस आयोटा y आते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिनके ऊपर x प्लस आयोटा y, जिनके ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो कोडोमेन का आइडेंटिटी आना चाहिए। अष्टी में वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिनके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो कोडोमेन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। कोडोमेन क्या है, C प्लस। कोडोमेन क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का जो ग्रुप है और प्लस संक्रिया है। तो बताओ प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो वो अष्टी में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अरे अपन ने ये पढ़ा ना कि कर्नेल की परिभाषा, कर्नेल में वो x आता है, x बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ x बराबर क्या आता है, पीछे वाले का आइडेंटिटी आता है, और पीछे वाला ग्रुप जो कोडोमेन है उसकी आइडेंटिटी आपकी बात 0 है, तो डैश की जगह कितना लिख दिया अपन ने, 0 लिख दिया। तो कर्नेल में x प्लस आयोटा y। अब देखो एफ एक्स प्लस आयोटा वाई परिभाषित करके कैसे दिया है, एफ एक्स प्लस आयोटा वाई का मान कितना दिया है, आयोटा वाई। तो यहाँ से मैं लिख दूँ आयोटा वाई बराबर 0। तो आयोटा वाई बराबर 0 पुट करोगे तो कर्नेल में क्या आएगा, केवल x बचेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा वाई को ही 0 कर दोगे तो बताओ x ही बचेगा ना, x बचेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ अर्थात समाकारिता की अष्टी, अर्थात समाकारिता की अष्टी में और आयोटा वाई जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल x बच रहा है, रियल पार्ट ही बच रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट गायब हो गया ना। अर्थात समाकारिता की अष्टी में शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित हैं। शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित है। आयोटा वाई 0 हो गया, अब आयोटा तो 0 होता नहीं है तो y 0 हो गया, y 0 हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो केवल रियल पार्ट बचा। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट ही होता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल वास्तविक पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। और किसी सम्मिश्र संख्या में मान लो वास्तविक पार्ट नहीं है, केवल काल्पनिक पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। तो इस वाले केस में देखो यहाँ आयोटा y 0 हो गया, मतलब y 0 हो गया, y 0 होने से ये खत्म हो गया, केवल x बचा, इसका मतलब सम्मिश्र संख्या में केवल रियल पार्ट बचा। तो बोलेंगे कि समाकारिता की अष्टी में शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित है। तो समाकारिता की जो अष्टी में शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित है। तो दोस्तों ये मैंने थ्योरम्स वगैरह पूरी करवा दी हैं, एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, मैंने दूसरा एग्जाम्पल करवा दिया है। अभी एक लेक्चर अपना एग्जाम्पल्स का और होगा, जब भी होता है नेक्स्ट लेक्चर एक एग्जाम्पल्स का लेक्चर और होगा 1 घंटे का, फिर उसमें अपना ये जो ग्रुप समाकारिता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो लेक्चर था उसमें अपन ने थ्योरम्स देखी, और इसमें देखो कुछ थ्योरम्स बड़ी भी हैं लेकिन हैं बड़ी आसान। जैसे कभी ग्रुप सिद्ध करना है, ग्रुप सिद्ध करना है इसका मतलब आपको बता दो समवर्ता, शास्त्रीय, तत्समक, प्रतिलोम, बस 4 कंडीशन बता दो। एक थ्योरम अपन ने ऐसी भी की थी जिसके अंदर तुल्यता संबंध बताना था। अब तुल्यता संबंध के लिए आपको पता होना चाहिए कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताते हैं। जिस बच्चे को ये पता है तो वो आराम से कर लेगा। समतुल्य में क्या बताते हैं, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। सम्मित में ये बताते हैं कि अगर जी का रिलेशन जी डैश के साथ में है तो जी डैश का रिलेशन भी जी के साथ में होना चाहिए। संक्रामक में क्या बताते हैं कि जी का रिलेशन जी डैश के साथ में है और जी डैश का रिलेशन जी डबल डैश के साथ में है तो जी का रिलेशन जी डबल डैश के साथ में होना चाहिए। बहुत आसान है। एक थ्योरम थी कि प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी बनाया था, उसको जेड प्लस के तुल्यकारी बताया था। केले थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केले थ्योरम क्या है कि प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप है वो किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो पहले तो अपन ने फाइनाइट ग्रुप बताया, पहले तो अपन ने फाइनाइट ग्रुप बनाया और फिर उसको
फाइनाइट ग्रुप की सहायता से क्रमचय परिभाषित किया, क्रमचय ग्रुप बनाए और क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी किया। तो केली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इन थ्योरम्स को 10, 11, 12 शायद 12 थ्योरम है, अगर थ्योरम्स को कर लोगे तो आपका सेकंड यूनिट है वो अथवा के ऊपर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अथवा के ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है वो इन 12 थ्योरम्स में से आते हैं, तो बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। और एग्जाम्पल तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल चलो ये करवा दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में जो अपना चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम नॉर्मल सब ग्रुप है वो अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको उतारो, इसको समझो और आप खुद भी क्या करो, अपनी नोटबुक में नोट किया करो। और अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे जिसमें डाउट है या फिर मैं समझा रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा, पूरे वीडियो को। एक इसके अलावा यार मैथमेटिक्स एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके इनको देखा करो, उसके ऊपर और भी अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। वो प्योर मैथमेटिक्स का चैनल ही है यार मैथमेटिक्स एकेडमी के नाम से, तो उसको भी देख लेना आप। तो यहाँ से जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप इसको राइट डाउन करो और इसी के साथ धन्यवाद, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम।